वाला लेटर भेजा उनको, जिसका जवाब आया कि बहुत अच्छा है कि आपने अपने बच्चे को निकाल लिया क्योंकि वो तो पागल है। ये वर्ड्स उसने यूज किए एक स्पीच थेरेपिस्ट ने। मेरी मदर कहती थी यार वहाँ मैं नहीं ले जाऊंगी अरण्य को, क्योंकि वहाँ पे जब भी वापस आता है गाल में कोई दाग, कभी सर पे कोई दाग, वहाँ नहीं ले जाऊंगी। जैसे ही मैं मम्मा बोलती थी, मम्मा बोलो, वो तोता शुरू हो जाता था, मम्मा मम्मा मम्मा। और एक दिन मैं वॉशरूम में जाके इतनी रोई कि एक तोता तक मम्मा बोल रहा है, पर मेरा बेटा नहीं बोल रहा। मछलियाँ बहुत अच्छा तैरती है, पर अगर आपने उनको उनके उड़ने की कैपेसिटी से जज किया तो आपको वो भी डिसेबल्ड ही लगेंगे। मेरा नाम मंजीर गुप्ता है और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं ऑटिस्टिक बेटे की माँ हूँ, अरण्य गुप्ता की माँ हूँ, और वो मेरे को हर रोज़ बहुत बहुत प्राउड महसूस कराता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अरण्य गुप्ता और अद्रिजा गुप्ता मेरे बच्चों के वजह से हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और मैं बहुत खुश थी। शादी के बाद 1-2 साल बहुत अच्छे मेरे रहे, और इसीलिए मेरे को कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि बच्चे होने के बाद मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बदल जाएगी, या फिर मेरे को ऐसा बच्चा होगा जिस पे लोग हँसेंगे या कभी-कभी च्युइंगम फेंकेंगे। ये चीज़ें मेरे ज़हन में कभी आया ही नहीं। अ, लेकिन ऐसा ही हुआ। 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 28 साल में मेरे को बेटा हुआ, और 1 डेढ़ साल तक वो बच्चा, सुंदर बच्चा, चलता हुआ मेरे को बाय-बाय भी करता था ऑफ़िस जाते वक़्त, और एकदम से 2 साल में उसका बोलना बंद हो गया। बिल्कुल भी कुछ भी एक्सप्रेशन करना बंद हो गया, उसका आई कॉन्टैक्ट बंद हो गया। वो जो टॉयज़ है उनके साथ अजीबो-गरीब तरीकों से खेलता था, जो एक रेगुलर बच्चा खेलता है उस तरीके से नहीं, जैसे टॉयज़ को छोटे से बड़ा में सजाना, बड़े से छोटे में सजाना। और मुझे लगता था कि ये सब कुछ शायद ये थोड़ा-सा अलग है, वो दूसरी तरीके से खेलता है, और मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा नहीं, ये धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मदर इन लॉ भी बोलती रही कि नहीं, लड़के जो है वो लेट बोलते हैं, कुछ डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। पर जब 2 ढाई साल में भी नहीं बोला और नहीं इंटरैक्ट करा हम लोगों के साथ, या अपनी दुनिया में रहना, अपने टॉयज़ के साथ रहना, अपनी चीज़ें करना, अपने तरीके से खेलना, तो कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक नहीं जा रहा ये सारी चीज़ें। और उस वक़्त ऑटिज़्म के बारे में इतना रिसर्च किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखा था, इंटरनेट पे भी बहुत कम चीज़ें मिलती थी। बट एनीवे, उस टाइम मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करती थी बॉम्बे में, सांता क्रूज़ में, और वहाँ मेरी कोलीग थी, जिससे मैं डिस्कस कर रही थी ओवर लंच कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा दिखता है, सुंदर है, चल फिर रहा है, पर कुछ भी उसको सिखा नहीं पा रही हूँ मैं। इनफैक्ट मैं ऑफ़िस से जाती ही उसके साथ बैठ जाती थी कि बोलो, मम्मा, पापा। और आप हैरान हो जाओगे कि अ, उसी बिल्डिंग में नेबर्स के यहाँ एक तोता था, और वो बिल्कुल नीचे था तो उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो जैसे ही मैं मम्मा बोलती थी, मम्मा बोलो, वो तोता शुरू हो जाता था, मम्मा मम्मा मम्मा। और एक दिन मैं वॉशरूम में जाके इतनी रोई कि एक तोता तक मम्मा बोल रहा है, पर मेरा बेटा नहीं बोल रहा। तो इस तरीके से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। तो मेरे कॉलीग ने मेरे को कहा कि आप हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाओ। मैं ले गई, और वहाँ पे जिस चीज़ का सबसे बड़ा डर था वो सुनाई दिया कि हाँ, आपका बेटा ऑटिस्टिक है, और अब लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स आपकी चलेंगी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं वापस आ रही थी हिंदुजा से अपने घर, तो मुझे ना ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना कुछ। हम लोग कब घर पहुँचे मुझे ये नहीं पता। फिर अपना मन ठान लिया कि चलो ठीक है, बच्चा तो है, बच्चा तो मेरा ही है ना, और बहुतों को तो बच्चा भी नहीं मिलता है, मुझे बच्चा तो मिला है। और मैं हार नहीं मानूँगी किसी भी हाल में मैं हार नहीं मानूँगी, कोई कुछ भी कहे। पर ज़िंदगी ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई उसके बाद। फिर धीरे-धीरे उसके थेरेपी शुरू हुए। थेरेपी कॉस्ट बॉम्बे में, मैं कह रही हूँ 2002 में, करीब ₹900 था घंटा, और मुझे सांता क्रूज़ से विले पार्ले ट्रेन में ले जाना पड़ता था बच्चे को। तो 8 बजे तक मैं बैंक की नौकरी करती, और 8 बजे के बाद आके उसको विले पार्ले ले जाती ट्रेन में, थेरेपी करने। और एक प्ले स्कूल में भी डाला, पर प्ले स्कूल में बाकी बच्चों का टाइमिंग था 9 से 12, मेरे बेटे को वो 10 बजे भेज देते थे वापस। सो कहीं न कहीं, और मेरी नौकरी थी 8 बजे तक की।
तो मुझे हमेशा ये गिल्ट लगा रहता था, मैं इनफ नहीं कर पा रही अपने बच्चे के लिए। सारे मैं और भी स्पेशल मदर से मिलती थी, सबका ये गिल्ट था कि और करना चाहिए। मेरे को कोप करने में मेरी जो ये दोस्त थी चुमकी शर्मा उसका नाम है, उसने काफ़ी हद तक, हम लोग कैंटीन में बैठते थे, तब मैं अपना स्टोरी सुनाती थी, वो अपना स्टोरी सुनाती थी। और वो कहती थी, मंजीर मुझे 12 पराठे बना के आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मैं सुबह बैठूँ अपने बच्चे के साथ, इतना मेरे को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे 12 पराठे बनाने हैं। मेरी मदर इन लॉ का इंस्ट्रक्शन है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पराठे तो बनाने हैं। और तब से मुझे समझ आया कि यार हम मदर्स का कितना बड़ा स्ट्रगल है, और नौकरी भी हम नहीं छोड़ सकते, कि नौकरी छोड़ देंगे तो थेरेपी का पैसा कहाँ से जुगाड़ेंगे? 800-900 रुपए घंटा, हर हफ्ते में 2-2, हर दिन में 2 थेरेपी। आप सोचिए 2002 में जब मैंने और अपने मेरे हस्बैंड ने बस नौकरी शुरू ही किया था, हम मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन में पहुंचे थे, वहाँ पे हफ्ते का 5,000-6,000 निकालना वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम दोनों नहीं नौकरी करते, काम नहीं करते, तो कैसे निकाल पाते? तो एक तरफ नौकरी का प्रेशर, क्यों, वहाँ पे भी टारगेट्स है, वहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना है, वहाँ पे भी डंडा, बॉस का डंडा है आपके सर पे, और एक तरफ कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पा रही, बच्चे के साथ नहीं हो पा रहा है, शायद उसका स्पीच आ जाता, शायद वो ठीक हो जाता अगर मैं ज़्यादा टाइम देती। तो इस कश्मकश में ज़िंदगी निकल रही थी। और फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दिल्ली में रहते थे, कालकाजी में, तो मैंने बैंक से रिक्वेस्ट किया कि मेरा ट्रांसफ़र आप दिल्ली कर दीजिए, कि कम से कम मेरी मम्मी इंटरवीन कर पाएगी, देख पाएगी। जबकि मेरी सास आती जाती थी बॉम्बे में, बट एक कंटिन्यूअस उसको जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और काम वाली के आप सहारे आप बच्चे को रख के जाओगे तो उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैं दिल्ली आई, मेरी मम्मी से, मेरे सास से काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को, बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन बहुत संघर्ष भी शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा संघर्ष शुरू हो गया। मैंने उसको एक प्ले स्कूल में भेजा अपने घर के पास, और मैंने बोल के भेजा कि उसको सोशल बिहेवियर इश्यूज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, हम लोग देख लेंगे। चौथे दिन मैं देख रही हूँ मेरा लड़का वापस ही नहीं आ रहा है। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, वो वापस ही नहीं आ रहा। फिर मैंने पैनिक में आके मैंने कहा कहीं उतर तो नहीं गया वो वैन पे, क्या हो गया? मैंने फ़ोन किया प्रिंसिपल को, तो वो कहती देखिए जी आपका बेटा जो है स्पास्टिक है, और वो बाकी बच्चों के लिए डेंजर है, तो इसलिए हमने इसको बिठा के रखा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक 4 साल के बच्चे को बिना खाए-पिए आपने बिठा के रखा, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द पेरेंट। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा आपको, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने मेरे बच्चे को 5 बजे तक मेरे को इन्फॉर्म करे बगैर बिठा के रखा है? और किसने बोला स्पास्टिक? आप समझते हैं स्पास्टिक का मतलब क्या है? आप लोग ये जो डिसेबिलिटी वाले वर्ड्स हैं, आप गालियों की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने अपना गाड़ी उठाई, मैं गई, मैंने अपने बच्चे को पिकअप किया। जो मेरा बच्चा तब 4 साल का था। 4 साल का था, और एक स्पीच थेरेपी के पास जाता था, क्योंकि उस टाइम मैं नौकरी करती थी, तो मेरी मदर इन लॉ ले जाती थी स्पीच थेरेपी पे। और आए दिन मेरे आते ही मेरी मदर इन लॉ कहती थी, यार वहाँ मैं नहीं ले जाऊँगी अरण्य को, क्योंकि वहाँ पे जभी भी वापस आता है गाल में कोई दाग, कभी सर पे कोई दाग, वहाँ नहीं ले जाऊँगी। तो फिर मैंने भी देखा कि अरे जैसे ही मैं उसका नाम लेती हूँ थेरेपी का, वो बेचारा पैंट पे सुसु कर देता है। उस रास्ते जाने को तैयार नहीं है, उतरने को तैयार नहीं है फ्लैट से। तो मैंने बहुत पोलाइट सा, मुझे याद है उसका बर्थडे का दिन था, और मैंने एक पोलाइट मैसेज लिखा उनको कि मैडम सॉरी, मैं अपने बच्चे को नहीं भेज पाऊँगी, कुछ उसको और थेरेपी प्रोग्राम्स है, और उसमें वो अभी इन्वॉल्व्ड है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ब्रेक ले रही हूँ। ऐसा मैंने लेटर भेजा उनको, जिसका जवाब आया कि बहुत अच्छा है कि आपने अपने बच्चे को निकाल लिया, क्योंकि वो तो पागल है। ये वर्ड्स उसने यूज़ किए, एक स्पीच थेरेपिस्ट ने, क्योंकि वो तो पागल है, उसका कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दी अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए, लेकिन ऐसे इतना सीवियर बच्चे के साथ हम नहीं काम कर सकते, क्योंकि वो पागल है और उसका कुछ नहीं हो सकता। वो बर्थडे का दिन था उसका, और मैं वॉशरूम में जाके वो लेटर लेके बहुत रोई। हमारे घर के पास एक स्केटिंग रिंग था, और मैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ले जाती थी उस टाइम। तो बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, नॉर्मल बच्चों के बीच में ही प्रैक्टिस कर रहा था, और काफ़ी हद तक तो शुरू भी हो गया, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना भी शुरू हो गया। पर उसका ये एक दिक्कत थी कि वो डायरेक्शन ठीक से नहीं फॉलो कर पाता था, तो कभी उल्टा स्केटिंग करता था। तो 1-2 बार तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार मैं सिखा रही हूँ, मैं उसके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, बाकी बच्चों को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं उसके साथ हूँ। आप कम से कम 2 राउंड नॉर्मल बच्चों के साथ करने दीजिए, उससे उसको रूल्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वो पीयर ग्रुप है उसका, उसी एज ग्रुप के बच्चे सारे। आप 2 राउंड करने दीजिए, फिर मैं उसको बिठा लूँगी। इंस्ट्रक्टर आया, कहता है
कोई बच्चा इस बच्चे के साथ स्केटिंग नहीं करेगा, कोई बच्चा नहीं करेगा, सब बैठ जाओ। और सारे माई वे वहाँ खड़ी थी, सब देख रहे हैं, सारे बच्चे बैठ गए और मेरा बच्चा अकेले स्केटिंग रिंग में। आज भी मुझे जब वो दृश्य याद आता है ना, कि मेरा जैसे दिल फट जाता है कि वो अकेला वहाँ पे स्केटिंग कर रहा है, सारे बच्चे बैठ के उस पे हँस रहे हैं और वहाँ पे माएँ एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक दूसरे के कानों में बात कर रही है। और मैं हर माँ के पास गई कि वो कुछ नहीं करेगा, उसको मैं स्टॉप बोलूँगी तो स्टॉप कर देगा, वो एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाएगा। वो इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करता है, वो कर लेगा, वो कर लेगा। पर कोई भी एक मदर ने आके मेरे को सपोर्ट नहीं किया। कोई भी एक माँ आगे नहीं आया कि मेरा बच्चा करेगा इसके साथ। कोई बात नहीं, आपके बच्चे नहीं करते कोई बात नहीं, मेरा बच्चा करेगा। एक मदर का सपोर्ट नहीं आया सामने। और मैं रोते हुए अपने बच्चे को वापस स्केटिंग रिंग से ले गई। पर मैंने हार नहीं मानी। उस टाइम मेरा एक ड्राइवर था, उसने बोला, मैडम आप क्यों यहाँ पे अमीरों के स्केटिंग रिंग में ले आते हो, आप चलो हमारे साथ। और मैं गई, वहाँ पे एक गोविंदपुरी जुगी का स्कूल था। वो गवर्नमेंट स्कूल का अपना स्केटिंग रिंग था, वहाँ सारे गरीब बच्चे आते थे। और मानेंगे नहीं आप, इतना एक्सेप्टेंस अरण्य को वहाँ पे मिला कि बच्चे खुद उसका हाथ पकड़ के स्केटिंग कराते थे। और सारे बच्चों के बीच में स्केटिंग करा उसने, और वहाँ से उसकी स्केटिंग और इम्प्रूव होती चली गई। सो हार नहीं मानना है किसी भी हाल में। अरे एक बार मैं ले गई अरण्य को, वहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी चल रहा था, और वो क्योंकि वो नॉन वर्बल है, बोल नहीं सकता है, कंप्यूटर में टाइप करके बोलता है। उस टाइम उतना अच्छा कंप्यूटर आता भी नहीं था उसको, तो मैं ले गई। तो उसको शायद पेट में दर्द हुआ या कुछ, क्योंकि हमारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उनको मेल्टडाउन होता है, वो सर पटकते लग जाते हैं या गुस्सा दिखाते हैं कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरे को पेट में दर्द है। क्योंकि हमारे बच्चों के साथ क्या है ना कि वो बोल नहीं पाते, तो बच्चे का पेट में दर्द हो रहा है और माँ जो है सर पे मालिश कर रही है। आप सोचो, आपके पेट में दर्द है और आपकी माँ सर पे मालिश करेगी तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। वो क्या बार बार समझाने की कोशिश करो, मम्मी मेरे को पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पर मम्मी जो है सर पे मालिश करे जा रही है, तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो हमारे बच्चों को भी उस तरीके से फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो यार, मैं तो समझा रहा हूं अपने तरीके से। ओके, तो वो वहां पे फैल गया। अब फैलने के बाद वहां पे जो एल्डरली जो लेडी थी, वो कहती है कि पता नहीं ऐसे नॉर्मल माँ बाप के ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो जाते, अजीब वो गरीब बच्चे पैदा हो जाते हैं, और उसके सामने ही बोल रहे हैं कि अजीब से ही लड़का है, ऐसा क्यों कर रहा है, नॉर्मल पेरेंट्स है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। और उसके बाद मैं वहां से उसको लेके आ गई, मैं रुकी नहीं वहां पे। और मान के चलिए उस दिन के बाद से अगर हम वो रास्ता भी पकड़ते हैं तो अरण्य जो है उल्टा मुंह कर लेता है, वो कहता है मैं कहीं भी जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनको सब पता होता है कि इनके बारे में क्या बोला जा रहा है। एक मैं और भी इंसिडेंट बताती हूँ आपको। अरण्य स्कूल जाता है, उसके साथ एक तब मैंने नया नया अपना एनजीओ शुरू किया था, तो उसके साथ एक अंधा ऑटिस्टिक बच्चा उसका दोस्त था। वो दोनों इकट्ठा बैठते थे और दोनों टिफिन बॉक्स एक साथ खोलते थे। अब इसका फादर थे शॉपकीपर, तो अच्छी अच्छी चीज़ें वो ले आता था, कभी पेस्ट्री, कभी टॉफ़ी, कभी कुछ कुछ। और लेकिन था वो अंधा, 80% अंधा था। तो अरण्य क्या करता था कि उसके टिफिन से खाना खाना शुरू कर देता। अब एक बार वो टीचर्स आई, वो कहते हैं मैडम ये तो राहुल का सारा खाना खा रहा है यार, आप ज़रा मना कीजिए अरण्य को। तो एक दिन मैं गुस्सा हो गई, मैं कही अरण्य, राहुल भूखा पेट जा रहा है, तुम उसका सारा खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। तो राहुल चुपचाप से, और वो टीचर ने ये भी बोला कि राहुल अंधा है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका सारा खाना जा रहा है। तो मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया। तो राहुल जो वर्बल था वो बोलता है कि मैडम मेरा टिफिन है, मेरा खाना है, मेरा दोस्त है, वो खा रहा है, आपको इससे क्या। और मुझे इतना अच्छा लगा सुन के कि कोई दो नॉर्मल बच्चे शायद इस तरीके से शेयर नहीं करेंगे जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं, ये लोग एक दूसरे को समझते हैं। आगे चल के जब मैंने एनजीओ चलाया तो और अच्छे से करीब से देखा सारे बच्चों को, और मुझे लगा कि इनके अंदर एक नॉन वर्बल भी हो तो एक कम्युनिकेशन, इतना प्यार का कम्युनिकेशन है जो शायद हम नहीं समझते हैं, पर वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमसे भी कहीं ज़्यादा। अरण्य की जर्नी चलती चली गई, मैंने अपना एनजीओ खोला, वहाँ वो जाने लगा। और वहाँ पे मैंने 4:1 का टीचर स्टूडेंट रेशियो रखा, 4 बच्चों में 1 टीचर। तो काफ़ी हद तक उसने प्रोग्रेस किया। उसने ओपन स्कूल से अपना 10th पास किया, ओपन स्कूल से अपना 12th पास किया। तमन्ना एक बड़ी एनजीओ है जो जो ओपन स्कूल स्टडीज़ करवाती है इन बच्चों को। तो वहाँ पे जाके उसने अपना एग्ज़ाम दिया, और उसके लिए मैं तमन्ना का शुक्रगुज़ार करती हूँ। अ, और 12th के बाद फिर कुछ गोल उसको चाहिए था, बिकॉज़ हम हमारे बच्चों को ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, जिसपे माँ-बाप भी काम करें, बच्चा भी काम करे। अल्टीमेट एम नहीं है कि वो अर्न करे या पैसा कमा के लाए या कुछ करे। अल्टीमेट एम है कि वो अपनी ज़िंदगी को ढंग से जिए।
और उसमें जितना हम चीज़ें भर सकें उतना हम भरें, जितनी नॉर्मल चीज़ें वो कर सके उतनी नॉर्मल चीज़ें वो करे। तो उसका प्रोग्रेस मेरे साथ भी बॉन्डिंग बढ़ती चली गई, मेरे को भी बहुत अच्छे से समझता है। मैं अपनी बेटी को डाँटती हूँ तो गुस्सा भी होता है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर अब शुरू हो गई है और इमोशनली बहुत कनेक्टेड है सबसे। उसके अभी वो बीबीए का कोर्स कर रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन में, और उसमें भी मेरी बेटी रीनी काफ़ी हद तक उसको हेल्प करती है। तो ये अगर छोटे बच्चे हमारे जो है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो अगर हमारे स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना सीखें तो इनकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जाती है। ये मैंने देखा है। जैसे-जैसे इनको एक्सेप्टेंस मिलता है, इनको भी प्रूव करने का मन करता है कि हाँ, हम कुछ करके दिखाएँ। मेरे सारे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वजह से मैंने एक एनजीओ खोला, जिस वजह से बहुत लोग मेरे को जानते भी हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। और मैं इन बच्चों को कोशिश करती हूँ कि मेरे पास अभी 80 ऐसे बच्चे हैं, 2 ब्रांचेज़ हैं वसंत कुंज में, कालका जी में, और मैं कोशिश करती हूँ कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम हैं वो सीखें, पैसों का कॉन्सेप्ट सीखें, पैसे कैसे मैनेज करना है, पैसों को कैसे खर्चना है। हम लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, टी-शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, चॉकलेट मेकिंग, बेकिंग, अब दिवाली का टाइम है तो दिया, कैंडल, ये सारी चीज़ें हम उनको बनाना, और वो बहुत ही खुशी से ये सारी चीज़ें बनाते हैं। मैं जोश टॉक स्पेशल मॉम्स का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि ये स्पेशल मदर्स को बुला रही हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म दे रही हैं, ऑटिज़्म एडवोकेसी करने के लिए, दूर-दूर तक के दूसरे मदर्स को ये बात पहुँचाने के लिए कि आप लड़े जाओ, संघर्ष करे जाओ, आपके बच्चों के लिए कभी हार मत मानो। अभी हाल-फिलहाल शायद मेरी दोस्त भी, बहुत करीबी दोस्त चारू शरण आई थी जोश टॉक्स में। और भी मदर्स आएँगी, आप लोग जोश टॉक्स को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं स्पेशल बच्चों के लिए। ये जो ये काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो माएँ हैं, इस स्पेशल बच्चों के माएँ हैं, वो बहुत तरीकों से प्रेरित है। उनके फैमिली मेंबर्स उनको कहते हैं, ऐसा बच्चा क्यों पैदा किया? क्या होगा? क्यों थेरेपी पे खर्चा कर रहे हो? क्यों सोना बेच रहे हो? क्यों इनको स्कूल भेज रहे हो? इनको छोड़ दो, ये पागल बच्चे हैं। ऐसे जो पेरेंट्स हैं, जो गाँव में भी है, टाउन में है, सिटी में है, 55 में से 1 बच्चा आज के डेट में स्पेशल है। तो ऐसे बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके इस जोश टॉक से। जब आप स्पेशल मदर्स आके यहाँ पे अपने संघर्ष की कहानियाँ सुनाएँगी, तो ऐसे मदर्स को बहुत जोश मिलेगा। मैं बहुत आभारी हूँ जोश टॉक्स की कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया और उस पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस द होल टीम, एंड मेनी मच मोर सक्सेस टू देम। थैंक यू सो मच।